ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो प्लेटलेट्स और जो बेसिक चीजें हैं वो हमने देखनी है। तो द नॉर्मल hemostatic response to a vascular damage depends on a closely linked interaction between the blood vessel wall, circulating platelets and the blood coagulation factors। तो तीन मेजर चीजें पूरे की पूरी कोएगुलेशन में, जो बॉडी में कोएगुलेशन कैस्केड है और जो हीमोस्टैटिक रिस्पॉन्स है ना बॉडी का, कि कहीं पर भी ब्लीडिंग हो रही है उसको रुकवाना और जो एक्सेसिव क्लॉट बना है उसको तोड़ना, ये सारी चीजें एक नॉर्मल हीमोस्टैटिक रिस्पॉन्स है। ठीक है, तो इसके अंदर तीन मेजर चीजें हैं, वैसे पांच है लेकिन तीन अगर देखा जाए तो उसमें ज्यादा मेजर है। एक ब्लड वेसल वॉल, दूसरा प्लेटलेट्स और तीसरा कोआगुलेशन फैक्टर्स। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि हीमोस्टैटिक रिस्पॉन्स के कंपोनेंट्स लिखें तो उसमें आपने फिर ये सारे लिखने हैं, प्लेटलेट्स, कोआगुलेशन फैक्टर्स और ब्लड वेसल। ये तो तीन आपके हो गए, लेकिन इसके साथ साथ आपके कोआगुलेशन के इनहिबिटर्स और फिब्रिनोलाइसिस। ठीक है, यानी कि अगर हम एक काम करवा रहे हैं तो उस काम को रुकवाने का भी हमारे पास चीजें होनी चाहिए। तो अगर हम ये प्लेटलेट्स, कोआगुलेशन फैक्टर और ब्लड वेसल हैं, इसका एंड रिजल्ट क्या है कि हमारे पास प्लेटलेट प्लग बनना है, तो उसके अंदर उसको तोड़ने के लिए या उसको कम करने के लिए फिर हमारे पास इनहिबिटर्स और फिब्रिनोलाइसिस भी होने चाहिए। अच्छा, ये देख लें, यहां से आप लोगों की तकरीबन ऑलमोस्ट बेस बन जाएगी। सबसे पहले होता क्या है कि एक बंदा बैठा हुआ था ऐसे ही वो, या उसका कोई रोड एक्सीडेंट हुआ या किसी भी किस्म की उसको वेसल इंजरी हुई। जब उसकी वेसल इंजरी हुई तो हमें पता है वेस्कुलर ब्लड वेसल के अंदर क्या है, कोलेजन। जैसे ही कोलेजन के एक्सपोजर होगा वहां पर प्लेटलेट्स की एडहेजन स्टार्ट हो जाएगी, प्लेटलेट्स आकर जमा होना शुरू हो जाएंगे। जब पहले जमा होंगे तो जमा होने के बाद प्लेटलेट्स एक्टिवेट होंगे, यानी कि अभी सिर्फ इकट्ठे होते जा रहे हैं। इकट्ठे होने के बाद प्लेटलेट्स एक्टिवेट होंगे। एक्टिवेट होंगे तो क्या होगा, उनकी शेप चेंज होगी, उनके ग्रेन्यूल्स की सिक्रीशन होगी और एक्टिवेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन 2b एंड 3a। ग्लाइकोप्रोटीन 2b 3a क्या है, प्लेटलेट्स के सेल मेम्ब्रेन के ऊपर स्ट्रक्चर्स हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं जो कि उसकी एक्टिवेशन में, उसकी एडहेजन में उसकी हेल्प करती हैं। और उनका क्या चीजें अभी हम इसको बाद में देखेंगे। अच्छा, अब प्लेटलेट्स एक्टिवेट हो गए तो एक तरह से रिलीज होगा सेरोटोनिन। सेरोटोनिन क्या करेगा, ये जाके वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाएगा, यानी कि जिस ब्लड वेसल में हमारे पास डैमेज हुआ है सबसे पहले तो उसको कंस्ट्रिक्शन करवाना उसकी जरूरी है, कि वहां से ये ना हो कि वहां से ब्लड गुजरी जा रहा है, तो सबसे पहले तो उसको कंस्ट्रिक्ट कर दो। ठीक है, उसके बाद थ्रोम्बोक्सिन A2 और ADP बनेगा, ये भी वेजो कंस्ट्रिक्शन का परफॉर्म करेगा और वेजो कंस्ट्रिक्शन के नतीजे में ब्लड फ्लो हमारे पास रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि हमने उस एरिया को ब्लड सप्लाई नहीं देनी कि जहां पर वेसल इंजरी है, क्योंकि वो तो हमारा ब्लड लॉस होता रहेगा। अब प्लेटलेट्स एक्टिवेशन के बाद प्लेटलेट्स एग्रीगेशन स्टार्ट हो जाएगी। प्लेटलेट्स एक्टिवेट हो गए, वहां पर एग्रीगेट करते जाएंगे, मिलते जाएंगे और एक पूरा का पूरा प्राइमरी हीमोस्टैटिक प्लग बन जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ से प्लेटलेट फॉस्फोलिपिड रिलीज होगा जो कि ब्लड कोएगुलेशन कैस्केड को एक्टिवेट करेगा। जब कोएगुलेशन कैस्केड एक्टिवेट होगा तो इधर से थ्रोम्बिन और फाइब्रिन, अभी हम पूरे वो पाथवेज भी पढ़ेंगे, इंट्रिंसिक पाथवे और एक्सट्रिंसिक पाथवे, तो उसके नतीजे में क्या बनेगा एंड पे, फाइब्रिन। अब फाइब्रिन क्या करेगा, इस प्राइमरी जो प्लेटलेट का प्लग था, सिर्फ प्लेटलेट्स की इकट्ठे हो रहे थे आपस में, फाइब्रिन वहां पर आएगा और पूरा का पूरा एक स्टेबल हीमोस्टैटिक प्लग बना देगा। ठीक है, सो ये है, आप समझ लें आपके पूरे चैप्टर की कार्रवाई जिसको आपने देखना है। अब हम क्या देखेंगे जी, प्लेटलेट एडहेजन कैसे हो रही है, प्लेटलेट्स एक्टिवेशन कैसे हो रही है, वेजो कंस्ट्रिक्शन कैसे हो रही है, प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन कैसे है, ब्लड कोआगुलेशन कैस्केड कैसे है। तो पूरे चैप्टर में इस एक टेबल को हमने डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, सो ये आपको याद होना चाहिए कि नॉर्मल जो सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं जो आपके पास नॉर्मल हीमोस्टैटिक रिस्पॉन्स में होती हैं वो क्या है, कि सबसे पहले वेस्कुलर इंजरी हुई, कोलेजन का एक्सपोजर हुआ, कोलेजन के एक्सपोजर से प्लेटलेट्स की एडहेजन और एडहेजन प्लेटलेट्स की एक्टिवेशन। एक्टिवेशन के नतीजे में क्या बनेगा, एक प्लेटलेट प्लग बनेगा, साथ ही साथ वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी और साथ ही साथ ब्लड कोआगुलेशन कैस्केड चलेगी। अब जो प्राइमरी प्लग बना है उसके पास कोआगुलेशन कैस्केड के नतीजे में बनने वाली फाइब्रिन आएगी और फाइब्रिन आके वहां पर स्टेबल हीमोस्टैटिक प्लग बना देगी। तो अब हमने इसके अंदर जो बेसिक, अब हमने इन चीजों को पढ़ना है वो ये है, हमारे पास प्लेटलेट्स हैं, कोआगुलेशन फैक्टर्स हैं, उसके अलावा इनहिबिटर्स, फिब्रिनोलाइसिस और ब्लड वेसल्स को भी हम थोड़ी डिटेल्स में पढ़ेंगे, लेकिन जो मेजर एम्फेसिस रहेगा वो प्लेटलेट्स पर और कोआगुलेशन फैक्टर्स पर। ठीक है ना, बिल्कुल इसी तरीके से सीरीज में चल रहे हैं कि पहले बेस क्लियर होगी कि अच्छा ये चीजें हैं क्या, अब उनके अंदर जो चीजें हैं हमने उनके डिटेल्स पढ़नी है। तो सबसे पहले देखते हैं प्लेटलेट्स की प्रोडक्शन, बन कैसे रहे हैं, कहाँ बन रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, क्या। Platelets are produced in the bone marrow by the fragmentation of the cytoplasm of megakaryocytes। ठीक है, अब यहाँ पर आपको याद होगा
वो इरिथ्रोब्लास्ट भी बनता है, और जो दूसरी तरफ हमारे पास जो ग्रेन्युलोसाइट सीरीज है उसके अंदर भी ब्लास्ट सेल्स बनती हैं, माइलॉइड सेल्स बनते हैं, माइलोब्लास्ट, और वो फिर लंबी सीरीज है, वो अब आप लोगों को याद होनी चाहिए। तो प्लेटलेट्स में जो सबसे पहले प्रिकर्सर सेल्स बनते हैं वो मेगा कैरियोब्लास्ट और देन उससे मेगा कैरियोसाइट। अब मेगा कैरियोसाइट का जो साइटोप्लाज्म है ये एक लार्ज सेल होता है, बहुत बड़ा सेल, उसका साइटोप्लाज्म छोटे 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 सेल्स बना देता है फ्रेगमेंटेशन होने के बाद। वो जो छोटे छोटे सेल्स बनते हैं वो हमारे पास प्लेटलेट्स होते हैं। द मेगाकैरियोसाइट्स मैच्योर बाय एंडोमाइटोटिक सिंक्रोनस रेप्लिकेशन। नाउ व्हाट इज एंडोमाइटोटिक सिंक्रोनस रेप्लिकेशन? इट इज द डीएनए रेप्लिकेशन इन द एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। सिंपल कि आपका न्यूक्लियस और आपका साइटोप्लाज्म एक ही है लेकिन उसके अंदर डीएनए रेप्लिकेट करता जा रहा है। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया कि चूंकि मेगा कैरियोसाइट तो एक पूरा का पूरा एक सेल है, यानी कि ये एक सेल मेगा कैरियोसाइट है, साइटोप्लाज्म भी एक है, न्यूक्लियस भी एक है, लेकिन डीएनए कई ज्यादा बना देने हैं। क्यों? क्योंकि जब हमने बाद में छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स की फॉर्म में सेल्स रिलीज करने हैं तो हर फ्रेगमेंट को, जाहिर है हर फ्रेगमेंट ने एक प्लेटलेट बनना है और उसके पास डीएनए भी होना चाहिए, इसलिए हम उसको डीएनए उसके साथ कॉपीज बना लेंगे ताकि डीएनए हर सेल में हो। Enlarging the cytoplasmic volume as the number of the nuclear lobes increases in the multiple of 2. Platelets formed by the fragmentation from the tip of the cytoplasmic extension of the megakaryocyte cytoplasm, each megakaryocyte giving rise to approximately 1000 to 5000 platelets. The time interval from differentiation of a human stem cell to the production of platelets averages 10 days. एक stem cell से platelets बनने तक का टाइम, जो टोटल टाइम है वो क्या है? 10 days का। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्लेटलेट्स प्रोडक्शन। अब हम बिल्कुल एक चलते जा रहे हैं पाथवे पे कि सबसे पहले हमने नॉर्मल चीजें देखी, नॉर्मल में से हमने सबसे पहले उठाई प्लेटलेट्स, उठा के सबसे पहले बात की भाई बताओ प्लेटलेट्स बन कहां से रहे हैं, सारी प्रोडक्शन उसकी बता दी। अब साथ ही साथ प्रोडक्शन में थ्रोम्बोपोइटिन का जिक्र करना भी लाजमी है। ठीक है, थ्रोम्बोपोइटिन मेजर रेगुलेटर है प्लेटलेट्स प्रोडक्शन का, एंड इट इज कॉन्स्टिट्यूटिवली प्रोड्यूस्ड बाय द लिवर एंड द किडनीज। मेजर जो रिलीज होता है वो लिवर से होता है और किडनी से भी 10% आई थिंक सो होता है। और द नॉर्मल प्लेटलेट्स काउंट आपको पता होना चाहिए 250 से इंटू 10⁻⁹ पर लीटर, ये एवरेज है। और रेंज क्या होती है इसकी? 150 से लेकर 400। और नॉर्मल प्लेटलेट लाइफ स्पैन जो है वो 7 to 10 डेज का होता है। दिस इज ऑल अबाउट प्लेटलेट्स इंट्रोडक्शन, कि प्लेटलेट्स बन कहाँ रहे हैं, नॉर्मल उनकी क्या लाइफ है, कैसे उनके पीछे क्या हिस्ट्री है, वो चीजें। नाउ प्लेटलेट्स का स्ट्रक्चर, कि अच्छा भाई बन के तो आ गए लेकिन ये भी तो बताओ होते कैसे हैं। तो द प्लेटलेट्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल एंड डिस्कॉइड, 3 to 0.5 micrometer in diameter with a mean volume of 7 to 11 femtoliter. The glycoproteins on the surface cores are particularly important. तो स्ट्रक्चर में, प्लेटलेट्स के स्ट्रक्चर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये ग्लाइकोप्रोटीन्स है। 1B, 2B, 3A, ईच एंड एवरीथिंग, इन्हीं की आगे डिजीजेस आनी है। तो बेसिक ग्लाइकोप्रोटीन का फंक्शन क्या है? एडिशन करवाना है। एडिशन मतलब जो भी वेसल की वॉल है उसके साथ उसको जोड़ना, प्लेटलेट्स को वहां पर इकट्ठा करना। Addition to the collagen is facilitated by the glycoprotein 1A, glycoprotein 2B, which is defected in Bernard-Soulier, and glycoprotein 2B3A, also called 2-alpha-B and beta-3, which is defective 1B है। इसके अलावा 2B3A का कॉम्प्लेक्स है, और डिजीजेस दी हुई हैं कि 1B डिफेक्टिव होती है बर्नार्ड-सोलियर में, 2B3A जो होती है वो अल्फा 2 बीटा और बीटा 3 भी कहलाती है, और ग्लैंसमैन थ्रोम्बस्थीनिया में डिफेक्टिव होती है। अच्छा, अब ये वाली डायग्राम जो है ना आप सब लोगों ने अच्छे तरीके से समझनी एक दफा, ताकि आप लोगों को सारा कंसेप्ट प्लेटलेट्स की एडिशन से रिलेटेड क्लियर हो जाए। अच्छा, अब यहां से देखो कि सबसे नीचे ये जो ब्लू डॉट्स है ना, ये आपकी है ब्लड वेसल की एंडोथीलिया। ठीक है, ये ब्लू डॉट, और उसके नीचे है आपका कोलेजन। अब होता क्या है, सबसे पहले हमारी ब्लड वेसल के ऊपर आकर लगता है वॉन विलिब्रेंट फैक्टर। ठीक है, ये वॉन विलिब्रेंट फैक्टर आ गया, ये वॉन विलिब्रेंट फैक्टर, इसके ऊपर यहां पर प्लेटलेट्स ने लगा। नाउ ग्लाइकोप्रोटीन, 3 ग्लाइकोप्रोटीन्स आपने याद रखनी है, एक ग्लाइकोप्रोटीन 1A, ग्लाइकोप्रोटीन 1B और 2B3A का कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये 3 आपने याद रखनी है, ग्लाइकोप्रोटीन 1A, ग्लाइकोप्रोटीन 2B3A और ग्लाइकोप्रोटीन 1B। अब यहां से ये याद रखें हमेशा कि ग्लाइकोप्रोटीन 1B और 2B3A ये दोनों हमेशा एग्रीगेट करेंगी विद द हेल्प ऑफ वॉन विलिब्रेंट फैक्टर, यानी कि ये डायरेक्ट हमारे पास एंडोथेलियम के ऊपर आकर अटैच नहीं होंगी, ये आकर अटैच होंगी वॉन विलिब्रेंट फैक्टर। इसी तरीके से इसके ऊपर वॉन विलिब्रेंट फैक्टर लग जाएगा, फिर से ये करते 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 ऊपर एक पूरी लेयर बन जाएगी और प्लेटलेट्स अटैच हो जाएंगे। लेकिन
जो ग्लाइकोप्रोटीन 1A है वो डायरेक्टली एडहेजन करता है एंडोथेलियम के साथ, ठीक है। सो एंडोथेलियम ग्लाइकोप्रोटीन्स का बेसिक जो आपके पास कंसेप्ट है एडहेजन का, वो याद रखने के लिए 3 ग्लाइकोप्रोटीन याद रखें, 1A, 1B, 2B, 3A। सबसे पहले वाली 1A डायरेक्टली अटैच हो जाएगी एंडोथेलियम के साथ। आगे 1B और 2B, 3A ये दोनों वॉन विली ब्रांड के साथ अटैच होंगी और वॉन विली ब्रांड आगे एंडोथेलियम के साथ अटैच हो, ठीक है। उसके अलावा प्लेटलेट्स की मेम्ब्रेन के ऊपर एक फॉस्फोलिपिड्स होते हैं जिसको हम प्लेटलेट्स फैक्टर 3 भी कहते हैं। They are of particular importance in the conversion of coagulation factor 10 to 10A and prothrombin to thrombin। तो अभी हम प्लेटलेट्स के स्ट्रक्चर के हवाले से बात कर रहे हैं, हमने देख लिया उनका साइज क्या होता है, क्या शेप है, क्या नहीं। उसके बाद हमने 2 मेजर चीजें अभी तक डिस्कस की। एक हमने देखा उनकी सरफेस के ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन्स लगी हुई है, ठीक है, 1A, 1B, 2B, 3A। फंक्शन क्या है, एडिशन। कैसे होंगी, वॉन विली ब्रांड फैक्टर के साथ, वो मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा से प्लेटलेट्स की सरफेस के ऊपर फॉस्फोलिपिड लगा है, ठीक है। अब ये फॉस्फोलिपिड 2 मेजर फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, एक तो कोगुलेशन फैक्टर 10 से 10A और उसके अलावा प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनाना, ठीक है। अब जो तीसरी चीज स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग है वो ये है कि सेल के अंदर, प्लेटलेट्स के अंदर हमारे पास ग्रेन्यूल्स होती है, ठीक है। उनकी टाइप्स होती है डेंस ग्रेन्यूल्स, अल्फा ग्रेन्यूल्स और लाइसोसोमल ग्रेन्यूल्स, ठीक है। यानी कि पूरा एक स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं हमारे पास। तो उसके अंदर हमारे पास डेंस आ जाती हैं, अल्फा आ जाते हैं और लाइसोसोमल आ जाते हैं। मोस्ट फ्रीक्वेंट होती हैं स्पेसिफिक अल्फा ग्रेन्यूल्स होती हैं। अल्फा ग्रेन्यूल पूरा एक समझ एक सैक होता है, उसके अंदर क्लॉटिंग फैक्टर्स भी होंगे, वॉन विली ब्रांड फैक्टर भी होगा, प्लेटलेट्स डिराइव ग्रोथ फैक्टर्स भी होंगे और अदर प्रोटीन्स भी होंगे, ठीक है। यानी कि प्लेटलेट्स है पूरा एक ये सेल है प्लेटलेट का। अगर सरफेस की बात करें, अगर आपको क्वेश्चन दे देते जी प्लेटलेट्स का स्ट्रक्चर बनाए, तो एक सेल बना देना, उसके ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन्स बनाना, 1A, 1B, 2B, 3A का कॉम्प्लेक्स बना देना, उसके अलावा फॉस्फोलिपिड बना देना। अब सेल के अंदर की बात करना, तो सेल के अंदर 3 ग्रेन्यूल्स बनाना, एक अल्फा, एक डेंस, एक लाइसोसोम। डेंस के अंदर लिखना कि भाई क्या क्या होता है जी, क्लॉटिंग फैक्टर्स, वॉन विली ब्रांड फैक्टर और पीडीजीएफ और अदर प्रोटीन्स। उसके बाद डेंस ग्रेन्यूल्स पहला है हमारे पास अल्फा, दूसरे में हमारे पास डेंस ग्रेन्यूल्स है, इनके अंदर एडीपी, एटीपी, सेरोटोनिन और कैल्शियम। और लाइसोसोम जो होता है उसके अंदर लाइसोसोमल एंजाइम या हाइड्रोलिटिक एंजाइम जिन्होंने डिग्रेडेशन वगैरह करवानी होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट प्लेटलेट्स का स्ट्रक्चर। यानी कि सरफेस की बात करनी है तो सरफेस के ऊपर पहली बात करनी है ग्लाइकोप्रोटीन्स की, 1A, 1B, 2B, 3A। फिर बात करनी है फॉस्फोलिपिड्स की। फिर सेल के अंदर आ जाना है तो सेल के अंदर ग्रेन्यूल्स की बात करनी है, डेंस ग्रेन्यूल्स, अल्फा ग्रेन्यूल्स और लाइसोसोमल ग्रेन्यूल्स। अब सरफेस के ऊपर देखते हैं कुछ प्लेटलेट्स के एंटीजन्स होती हैं, अटैच होती है। ह्यूमन प्लेटलेट्स एंटीजन इनको कहा जाता है। इन मोस्ट केसेस दे आर 2 डिफरेंट एलील्स एग्जिस्ट टर्म्ड एज A और B एलील, जैसे HPA1A। ह्यूमन प्लेटलेट्स एंटीजन 1A या 1B हो सकता है। और दे आल्सो एक्सप्रेस HLA। अभी आप लोगों को याद आ गया होगा कि हमने पीछे जब ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस पढ़े वहां पर भी हमने देखा HLA की बात आई हुई थी। तो प्लेटलेट्स के ऊपर भी जो है हमारे पास HLA भी होती हैं और HPA के भी रिएक्शंस हम लोगों ने ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस में देखे थे। तो सिंपल ये है एंटीजन्स हैं जो कि प्लेटलेट्स की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट। अब बात करेंगे जी प्लेटलेट्स के फंक्शन की। ये सारी चीजें सीरीज में चल रही हैं, पहले नॉर्मल रिस्पॉन्स, फिर प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स का सबसे पहले प्लेटलेट्स का स्ट्रक्चर, फिर प्लेटलेट्स के स्ट्रक्चर के बाद उनकी फॉर्मेशन, फॉर्मेशन के बाद प्लेटलेट्स का हमने देखा एंटीजन्स, एंटीजन्स के बाद अब हम बात करने लगे हैं फंक्शंस की। तो पहला फंक्शन है जी एडिशन, फिर है एग्रीगेशन और फिर है रिलीज रिएक्शन। वही सिंपल चीजें अगर आप लोग इसी टेबल अगर आप लोगों को याद हो ये वाला, तो सबसे पहले क्या है जी एडिशन, फिर एक्टिवेशन, फिर रिलीज रिएक्शन। रिलीज रिएक्शन में क्या है, यही थ्रोम्बोक्सिन, O2, सेरोटोनिन, प्लेटलेट्स, फॉस्फोलिपिड, यही सारा कुछ उसने रिलीज करवाना है। देयर इज आल्सो एम्प्लीफिकेशन। अब एग्रीगेशन की बात करेंगे। एडिशन की बात अभी हमने कर ली, पीछे जो हमारे पास था ग्लाइकोप्रोटीन्स। अब एग्रीगेशन, दिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय क्रॉस लिंकिंग ऑफ द प्लेटलेट्स थ्रू एक्टिव GP2B and 3A receptors with fibrinogen bridges, ठीक है। Resting platelets has about 50 to 80,000 glycoprotein 2B 3A receptors which do not bind fibrinogen, von Willebrand factor or other ligands. Stimulation of the platelets leads to an increase in the GP2B 3A molecules, enabling platelets cross-linking with fibrinogen bridges. यहाँ पर आए वापस, ये है जी GP2B 3A।
50 से लेकर 80,000 हो सकते हैं, लेकिन जब तक प्लेटलेट्स अनएक्टिवेटेड फॉर्म में है, अभी उसकी एडिशन नहीं हुई, तब तक ये अनएक्टिवेट। एक दफा एक्टिवेशन स्टार्ट होगी तो प्लेटलेट्स इन सबको एक्सप्रेस करना शो करेगा। जैसे ही एक्सप्रेस होंगे, ये वॉन विली ब्रांड फैक्टर और फाइब्रिनोजन इनके साथ मिलकर एक पूरा का पूरा नेटवर्क बनाते जाएंगे और उसकी फॉर्म में प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन हो जाएगी। रिलीज रिएक्शन एंड एम्पलीफिकेशन। अब हमारे पास एडिशन हुई, सबसे पहले एडिशन के बाद एग्रीगेशन हुई, एग्रीगेशन के बाद अब रिलीज रिएक्शन एंड एम्पलीफिकेशन। सो इसके अंदर क्या है कि प्राइमरी एक्टिवेशन लीड्स टू द रिलीज ऑफ अल्फा ग्रेन्यूल्स कंटेंट। अभी हम पीछे पढ़ा है, अल्फा में हमारे पास वॉन विली ब्रांड फैक्टर है, पीडीजीएफ है, उसके अलावा जितने भी कंटेंट्स थे अल्फा के वो सब के सब रिलीज हो जाएंगे। थ्रोम्बोक्सिन A2 भी रिलीज होगा। उसका क्या फंक्शन है, वही हमने पढ़ा कि वेसोकंस्ट्रिक्शन उसने करवानी है और स्टेबल प्लेटलेट्स एग्रीगेट एंड पर जाकर उसने बनाने में उसको हेल्प करनी है। थ्रोम्बोक्सिन A2 वैसे भी प्लेटलेट्स को एग्रीगेशन करवाने में भी इसकी हेल्प करता है। नाउ प्लेटलेट्स प्रोकोआगुलेंट एक्टिविटी। ठीक है, दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है प्रोकोआगुलेंट, एक होता है एंटीकोआगुलेंट। अभी हम पढ़ चुके हैं एंटीकोआगुलेंट क्या है, जिसने कोआगुलेशन नहीं होने देनी। प्रोकोआगुलेंट क्या है, जिसने कोआगुलेशन को फेवर करना है। आफ्टर प्लेटलेट्स एग्रीगेशन एंड रिलीज, अब वही प्रोसेस सीरीज में चलता आ रहा है। अब एग्रीगेशन भी हो गई और रिलीज भी हो गई। एक्सपोज्ड मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड इज अवेलेबल फॉर 2 रिएक्शंस। वही 2 रिएक्शन जो कि अभी हम पीछे पढ़ के आएंगे। बोथ फॉस्फोलिपिड mediated reactions are calcium ion dependent, calcium ion dependent होते हैं। The first reaction involve factor 9, 8 and 10 in the formation of factor 10A, and the second results in the formation of thrombin from the interaction of factor 10, 5 and prothrombin. So इन दोनों के अंदर हमारे पास फॉस्फोलिपिड, जो मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड है, वो अपना रोल प्ले करेगी। इन द एंड होगा क्या, कौन से 2 फंक्शन इसने परफॉर्म करने हैं, 10 से 10A बनाना है और यहां पर जो है प्रोथ्रोम्बिन से इसने थ्रोम्बिन बनाना है। नाउ वॉन विली ब्रांड फैक्टर की बात करते हैं। क्या अभी हम देखते जा रहे हैं कि सारी चीजें प्लेटलेट से रिलेटेड हमने सारी चीजें देख ली। वॉन विली ब्रांड फैक्टर का काफी जिक्र हुआ है, तो ये क्या है। वॉन विली ब्रांड इज अ shear dependent platelets adhesion to the vessel wall and to the other platelets एग्रीगेशन। इट इज ऑल्सो अ कैरियर ऑफ द फैक्टर ए। तो शेयर डिपेंडेंट है, जिसने प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन करवानी है वेसल्स के साथ और प्लेटलेट्स की प्लेटलेट्स के साथ। यानी कि अगर इसी पिक्चर को आप दोबारा देखें तो यहाँ पर ये वॉन विली ब्रांड फैक्टर क्या कर रहा है, इस प्लेटलेट की इस वेसल के साथ एग्रीगेशन करवा रहा है। लेकिन इसके ऊपर जो हमारे पास वॉन विली ब्रांड फैक्टर लगेगा वो ऊपर वाले प्लेटलेट्स के साथ करवाएगा। तो प्लेटलेट्स की प्लेटलेट्स के साथ और प्लेटलेट्स की वेसल वॉल के साथ एग्रीगेशन वॉन विली ब्रांड फैक्टर ने करवानी है। Von Willebrand factor is encoded by a gene on chromosome number 12 and it is synthesized in both endothelial cells and megakaryocytes. Endothelial cells में भी बनता है और platelets में भी बनता है। And it is stored in viable pallidal bodies and platelets alpha granules respectively. अगर बात की जाए endothelial cells की, तो endothelial cells में सिर्फ इतना याद रखें कि उनके cells के अंदर एक structure होता है जिसको बोलते हैं viable pallidal bodies। इसके अंदर store होगा Von Willebrand factor। और अगर बात करें प्लेटलेट्स की, तो अभी हम पढ़ा है कि प्लेटलेट्स में अल्फा ग्रेन्यूल्स होती हैं। तो अगर प्लेटलेट्स के अंदर बन रहा है तो फिर वो अल्फा ग्रेन्यूल्स में स्टोर होगा। ओके, सो यहां तक तो हो गया हम लोगों का हमारे चैप्टर नंबर 1 का या चैप्टर नंबर 22 जो हॉफब्रांड का है, इसका पहला पोर्शन। मैंने 3 पोर्शन में चैप्टर को टोटल डिवाइड किया हुआ है। सो पहला पोर्शन जो है वो रिगार्डिंग टोटल प्लेटलेट्स का है। प्लेटलेट्स का स्ट्रक्चर, प्लेटलेट्स का फंक्शन, प्लेटलेट्स की फॉर्मेशन, प्लेटलेट्स की एडिशन, प्लेटलेट्स की प्रोकोगुलेंट एक्टिविटी, उसकी रिलीज, उसकी एम्पलीफिकेशन, उसमें वॉन विली ब्रांड फैक्टर का रोल, ये सारी की सारी चीजें आप लोगों का चैप्टर का पहला थर्ड बनता है, जिसको हम लोगों ने अब तक क्लियर कर लिया है। ठीक है, सारी चीजें बहुत आसान है, लेकिन उसी तरीके से अगर सीरीज में चलते जाएंगे तो तब आसान लगेंगी और याद करने में भी आसानी होगी। आगे अब जो 2 चीजें हैं ये नेक्स्ट लेक्चर में हम इनको डिटेल्स में आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने यहाँ से कर लेना है ताकि आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर की जो बेस है वो डेवलप हो जाए। सो कोगुलेशन फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स के लिए एक निमोनिक भी बनाया हुआ है, वो लंबा चौड़ा निमोनिक है, फिलहाल मेरे ज़हन में नहीं है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। फैक्टर नंबर 1 फाइब्रिनोजन, 2 प्रोथ्रोम्बिन, 3 टिश्यू फैक्टर, 4 कैल्शियम आयन, 5 प्रोएक्लेरिन या लेबाइल फैक्टर, 7 प्रो कन्वर्टिन स्टेबल फैक्टर, 8 एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए, 9 क्रिसमस फैक्टर, 10 स्टुअर्ट पावर फैक्टर, 11 प्रोथ्रोम्बिन प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट, 12 हेजमैन फैक्टर एंड 13 इज फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर।
फैक्टर्स आपको इस तरह याद होने चाहिए कि फिंगर टिप्स पर, ठीक है, कहीं पर भी कोई भी नाम आ जाए तो आपको फैक्टर्स एटलीस्ट अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। साथ ये पाथवे और फंक्शन, ये स्पेशली मैंने ये ढूंढ के निकाली है ये वाली पिक्चर, तो ये दोनों याद कर लेना, आपको कोगुलेशन फैक्टर्स से ऑलमोस्ट मैक्सिमम चीजें क्लियर हो जाएगी। जाइमोजेन और कोफैक्टर का भी आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। कोफैक्टर तो वो है वो चीज जिसने एक एंजाइम के साथ अटैच होकर उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग में उसकी हेल्प करनी है। और जाइमोजन क्या है, वो एंजाइम्स हैं जो कि अपनी इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और उनको जब स्पेशली जब उनका फंक्शन परफॉर्म करना होता है उनको तब एक्टिवेट करवाया जाता है, ठीक है। सो फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, हमें पता है कि ये इनएक्टिव फॉर्म है क्योंकि फाइब्रिनोजन की एक्टिव फॉर्म है फाइब्रिन, प्रोथ्रोम्बिन की थ्रोम्बिन। तो अगर ये एक्टिवेटेड फॉर्म में पड़े रहे तो ये तो ऑल टाइम ये क्लॉटिंग बना करते रहेंगे, क्लॉट बनाते रहेंगे, इसलिए ये जाइमोजेंस हैं और बाकी सारे कोफैक्टर्स। अच्छा, अब ये है जी लास्ट स्लाइड, इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से आप लोगों ने कर लेना है और इवन ये वाली कर लें तो आप लोगों को मैक्सिमम चीजें क्लियर हो जाएगी। इंट्रिंसिक पाथवे और एक्सट्रिंसिक पाथवे, वंस अगेन कोई कंसेप्ट, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, याद करने वाली चीजें हैं। अब याद कहां से करना है, इस एक स्लाइड को करेंगे तो आप लोगों की मैक्सिमम चीजें कवर हो जाएगी। इंट्रिंसिक पाथवे आपका स्टार्ट कहां से होगा, सबसे ऊपर देखें आपको नजर आ रहा है कोलेजेंस, कैलिकेरेंस और हाई मोलिकुलर वेट काइनिनोजेंस। ये तीन चीजें हैं जो कि आपके इंट्रिंसिक पाथवे को स्टार्ट करवाएंगे। आमतौर पर होता क्या कि हम डायरेक्ट फैक्टर 12 से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, लेकिन 12 से पहले जो आपके पास चीजें हैं वो आपके पास तीन चीजें हैं, कोलेजेंस का एक्सपोजर, कैलिकेरेंस या हाई मोलिकुलर वेट, HM हाई मोलिकुलर वेट काइनिनोजेंस। ये तीन चीजें, ये तीन चीजें होंगी तो हमारे पास हिजमैन फैक्टर फैक्टर 12 कन्वर्ट हो जाएगा फैक्टर 12A में। जब फैक्टर 12A कन्वर्ट होगा तो वो कन्वर्ट करेगा फैक्टर 11 को 11A में। ये ABCDE जो लिखा हुआ है इसको भी फिलहाल छोड़ दें, ठीक है। अब 11 से 11A में आ गया, 11 ने आगे कन्वर्ट करवाना है हमारे पास 9 को 9A में। सो ये याद रखें कि ये वाला जो है आपके पास कैल्शियम डिपेंडेंट, ठीक है। उसके बाद यहां से जब 9A कन्वर्ट हो जाएगा फैक्टर 10 8 को 8A में कन्वर्ट करवाएगा, ठीक है, थ्रोम्बिन, और 8A और 9A ये मिलके फैक्टर 10 को 10A में कन्वर्ट करवाएंगे। नाउ एक्सट्रिंसिक पाथवे, एक्सट्रिंसिक पाथवे में क्या होगा, डैमेज टू द एंडोथेलियल टिश्यू, एंडोथेलियल टिश्यूज का डैमेज होगा, टिश्यू फैक्टर रिलीज होगा, 3 से 3A में कन्वर्ट होगा और 3A जो है फैक्टर 7 को 7A में कन्वर्ट करवा कर आगे ये मिलकर जो है ना फैक्टर 10 को 10, यानी कि बहुत कॉमन एमसीक्यूज और इजी एमसीक्यूज जो बनता होता है कि कॉमन प्रोडक्ट ऑफ इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक पाथवे क्या है जी, हमारे पास 10A, फैक्टर 10A। अब क्या होगा, फैक्टर 10A कन्वर्ट करवाएगा 5 को 5A में। अब 5 जब 5A में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये थ्रोम्बिन से प्रोथ्रोम्बिन से बनाएगा थ्रोम्बिन, यानी कि 2 क्या है प्रोथ्रोम्बिन और 2A क्या है थ्रोम्बिन। और जब ये थ्रोम्बिन बन जाएगा तो ये फिर फाइब्रिनोजन को कन्वर्ट करवा देगा फाइब्रिन में। और सबसे एंड पर हमारे पास आएगा फैक्टर 13 जिसको बोलते हैं फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। जब ये आ जाएगा तो ये पूरे के पूरे क्लॉट को स्टेबलाइज कर देगा, उसको एक जगह पर प्रॉपर तरीके के साथ रख देगा ताकि यहाँ पर जो है अब क्लॉटिंग ना हो, ठीक है। सो अब आप लोगों को चीजें मैक्सिमम क्लियर हो रही होंगी कि हमने जिस तरतीब से हम लोग चले थे कि पहले प्लेटलेट्स की सारी चीजें पढ़ ली। अब आपको यहाँ पर फॉस्फोलिपिड बताने की जरूरत नहीं है, टिश्यू एंडोथेलियल्स का बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर अब आपने सिर्फ ये देखना है कि इंट्रिंसिक में ये चीजें स्टार्ट हुई 12 से 12A, 11 से 11A, 9 से 9A, 8 से 8A और फिर फैक्टर 10 से 10A। दूसरी तरफ फैक्टर 3 से 3A और फिर फैक्टर 7 से 7A और देन फैक्टर 10 से 10A। 10 करवाएगा 5 से 5A में, फिर उसके बाद प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन और आगे फाइब्रिनोजन से फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन, और फिर सबसे एंड पे फैक्टर 13 आएगा और वो आपको आके क्लॉट करवा देगा। अच्छा, ये मुझे पिक्चर अच्छी लगी थी थोड़ी सी। अब ये देख रहे हो ए इधर लिखा हुआ है AD, इधर लिखा हुआ है C, इधर लिखा हुआ है BE, यहाँ पर भी E इन सब के साथ। तो ये लिखा हुआ है कि ए जहां पर भी लिखा हुआ है ना उसकी डेफिशिएंसी अगर हो जाएगी तो हीमोफीलिया ए हो जाएगा। एनीवेज ये हमने टॉपिक बाद में जाकर डिजीज में पढ़ना है, लेकिन अगर आप लोग यहाँ से जस्ट एक ओवरव्यू ले लें तो यहाँ पर लिखा हुआ है ए, तो फैक्टर 8 है तो फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी से हीमोफीलिया ए। बी है, बी कहाँ पर लिखा हुआ है 9, तो ये तो हमें वैसे ही याद है ए और बी से 9 से हीमोफीलिया बी। सी ये एक एक्स्ट्रा चीज आ गई जो हीमोफीलिया सी होता है, हमें सिर्फ हीमोफीलिया ए और बी का कंसर्न है, लेकिन चलें ये एक्स्ट्रा चीज आ गई कि अगर हमारे पास फैक्टर 11 या हमारे पास उसके अलावा सिर्फ और सिर्फ 11 ही
11 की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो इससे हमारे पास जो डिजीज कॉज होती है उसको हम बोलते हैं हीमोफीलिया सी, यानी कि 8 से ए, 9 से बी और 11 से सी। उसके बाद है जी हमारे पास डी, अगर फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी हो तो इसमें वॉन विली ब्रांड डिजीज भी होती है, क्योंकि वॉन विली ब्रांड अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं कि ये एज ए कैरियर ऑफ फैक्टर 8 अपनी ड्यूटी परफॉर्म करता है। तो जब फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी है इसका मतलब वॉन विली ब्रांड डिजीज भी हो सकती है। 9, अब यहां पर देखें फैक्टर, आपको याद आ गया होगा मैंने पिछले लेक्चर में भी पूछा था जी, यहाँ पर लिखा हुआ है विटामिन के डेफिशिएंसी 2, 7, 9, 10। अब यहाँ पर देखें ये 7, ये 10 और ये 9, ठीक है। सो याद आ गया आप लोगों को फैक्टर 2, और ये 2 भी नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। सो 2, 7, 9 और 10 इन सब को मिला के विटामिन के की डेफिशिएंसी, यहां से आप लोगों का विटामिन के वाला भी पॉइंट क्लियर हो जाएगा। सो ये था आज का लेक्चर टोटल। इसमें से आपको किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं।